नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आ रही है बिलासपुर से, जहां पर अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बिलासपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी देखी जा रही है, बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों के पास से 42 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। लैपटॉप, एटीएम, पासबुक भी जब्त किए गए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और मलेशिया से इनके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। लकी ड्रॉ का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करते थे। देश भर में 1000 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया, शिकार बनाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रीवा से, देवास से, उड़ीसा से और मुंबई से कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 42 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। 15 लाख रुपए कैश और 27 लाख रुपए अलग अलग खातों में जिनको होल्ड कराया गया है, उसको रिकवरी प्लस लैपटॉप और मोबाइल फोन, कार्ड, वो सब इन लोगों के पास जब्त हुए हैं। जो आरोपी विराट सिंह है, जिसे मध्य प्रदेश से, रीवा से अरेस्ट किया गया है, वो पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में था और 3 पाकिस्तानी व्यक्ति अशरफ, अजगर और सलीम, इन तीनों। तो हजारों लोगों को चूना लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय जुड़ रहे हैं। संजय, इस ठग गिरोह का आखिर पर्दाफाश हुआ कैसे? जी, मैं बताना चाहूंगा कमरुद्दीन की ये साइबर टीम के द्वारा यहाँ जागरूकता कार्यक्रम किया गया था, जिसके दौरान जो प्रार्थी है उसको ठगी का महसूस हुआ और उन्होंने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस और साइबर की टीम लगातार जांच में जुड़ी रही। उनके जो सूत्र मिले उसके अनुसार अलग अलग जगह से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई और कई अहम खुलासे हुए। इसमें तकरीबन 1000 से ऊपर जो लोग हैं उनको ठगी का शिकार बनाया गया। लगातार जो ऑनलाइन ठगी जो कोरोना काल में होते रहे हैं, इसको जांच का वो बनाया गया और उसके बाद लगातार कार्रवाई भी होती रही है। इसमें बड़ी जो अभी कार्रवाई हुई है वो अंतर्राष्ट्रीय जो ऑनलाइन ठग गिरोह है उनके 5 सदस्यों को पकड़ा गया। तकरीबन 42 लाख रुपए जो है वो उस पे इन्होंने बरामद किया है। लैपटॉप और एटीएम, पासबुक, कई एटीएम कार्ड जो है वो जब्त किया है पुलिस ने। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से भी इसके तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो मुख्य जो आरोपी रहा है वो 10% कमीशन पे ये काम करता था और उसके बाद बाकी जो रकम है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता था। इस तरीके से जो कार्रवाई चल रही है उस पे लगातार कार्रवाई की गई है और पुलिस अभी भी। चलिए संजय, बिल्कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और अगर पुलिस और अच्छे तरीके से इनसे पूछताछ करेगी, सख्ती से पूछताछ करेगी, तो और भी कई खुलासे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। बैठक में राजनीति प्रस्ताव पारित हुआ है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बड़ा बयान दिया। कहा, राज्य में माफिया राज शुरू हो चुका है। माफिया राज को सरकार का समर्थन है। खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आम जनता के बीच डर का माहौल है। प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, ये कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। माफियाओं का राज शुरू हो गया है, सरकार का उनका समर्थन है और खुलेआम सारे नियमों का धज्जियां उड़ाने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आम जनता में भय व्याप्त है। जिस प्रकार से प्रशासन का राजनीतिकरण किया गया है और राजनीति का अपराधीकरण। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कई सारे प्रस्ताव पारित किए गए। कृषि प्रस्ताव भी पारित हुआ है। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मंडियों में समर्थन मूल्य से कम में खरीदी नहीं हो पीड़ित किसानों को मुआवजा मिले। किसानों को केंद्र की 20 योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। 1 नवंबर से सरकार धान खरीदी करे। किसानों के समर्थन में बीजेपी लगातार घेराव करेगी। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई। कई सारे प्रस्ताव पारित किए गए हैं। हमारी संवाददाता रायपुर से ममता लांजेवार जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ममता, नवनियुक्त बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक थी और कई सारे प्रस्ताव पास किए गए। क्या अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं और आगे आने वाला जो
राजनीति है वो किस तरह से गरमा सकती है? देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक हुई और बैठक खासतौर पे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो विष्णुदेव साय है जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद ये पहली बैठक थी। तो जाहिर तौर पर इस बैठक में उनकी जो अपनी टीम है वो तो मौजूद थी, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के जो सदस्य हैं वो भी मौजूद थे। इस बैठक में इस बात को लेकर मंथन किया गया कि आने वाले समय में किस तरीके से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाए। भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि ये जो समय था, बृजमोहन अग्रवाल ने ये भी कहा, जो पूर्व मंत्री है, कि ये हनीमून पीरियड चल रहा था, 2 साल का हमने वक्त दिया और 2 साल के बाद का वक्त पर्याप्त होता है। इसके बाद में अब जो विपक्ष है वो सड़क पर उतरेगा और कल से ही प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की जो जिला इकाई है वो प्रदर्शन करेगी और गृह मंत्री का जो है वो घेराव करेगी। इस पूरे बैठक में इस बात को लेकर भी सहमति बनी कि किसानों के बीच में जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो जाएंगे और इस बात को लेकर बताएंगे कि जो कृषि संशोधन बिल है उसको लेकर जो कांग्रेस विरोध कर रही है वो सरासर किसानों के साथ अन्याय है। बिल्कुल ममता, जहां कृषि संशोधन कानून को बीजेपी उपलब्धि बता रही है वहीं कांग्रेस इसको लेकर लगातार निशाना साध रही है। ममता, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि इसी से संबंधित अगली खबर यह है कि विधानसभा का विशेष सत्र होने वाला है। 27 और 28 अक्टूबर से सत्र हो सकता है। 1-2 दिन में अधिसूचना जारी हो सकती है। सत्र में नए कृषि कानून को मंजूरी मिल सकती है। सदन में 4 विधेयक पेश करेगी सरकार। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्य सरकार ने राजभवन में फाइल भेज दी है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी दे दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार 1-2 दिन में आपको बता दें ये अधिसूचना जारी हो सकती है। सरकार ने राजभवन फाइल भेज दी है। अब छत्तीसगढ़ में हम अपना कानून बनाने जा रहे हैं। महामहिम के यहाँ हम लोगों ने एक नस्ती भेजी है। 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्पीकर साहब से सिग्नेचर करा करके माननीय महामहिम तक हमने अपनी फाइल भेजी हुई है और हमारे विभाग का ड्राफ्ट तैयार है। जो प्राइवेट मंडी का बिल है, जो कॉरपोरेट सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का बिल है, जो श्रम कानून के बिल है, इसके छत्तीसगढ़ में हम इस पे प्रतिकार करते हुए अपना कानून कैसे लाएंगे उसके ड्राफ्ट हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अब क्या ला रहे हैं ये तो अभी है नहीं, जब लिखित में आएंगे तो बात करेंगे। लेकिन जो केंद्र के द्वारा लोकसभा में पारित हुआ, विधानसभा में पारित हुआ, संघीय ढांचा है, उसमें अधिकार है केंद्र सरकार को पारित करने का, किसान के हित में है। और मुझे लगता है कि वर्षों के बाद में किसान को एक नई आजादी मिली है कि अपने फसल का, उनके उत्पाद को स्वतंत्र होकर के विक्रय कर सके। आखिर इस सरकार के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कानून पूरे देश के लिए लागू होगा तो उसको कोई अमान्य कर नहीं सकते, ये संघीय व्यवस्था में प्रावधान है। तो धर्मलाल कौशिक को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि सरकार के पेट में आखिर दर्द क्यों हो रहा है। इधर छत्तीसगढ़ सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे टकराव में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर तंज कसते हुए उसे आत्ममुग्ध और दम से चूर बताया और कांग्रेस सरकार की तुलना रावण से की। उन्होंने कहा कि ये प्रवृत्ति नवरात्रि में ही दिखती है। नवरात्रि का संदेश भी आता है कि रावणी प्रवृत्तियां और ऐसी शक्तियां जो अहंकार से चूर हो जाती हैं उसका दुर्गा और शक्ति रूपी जनता मर्दन करती है। कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कहा कि सत्ता जाने के बाद रमन सिंह खाली हो गए हैं और शिष्टाचार भूलकर बयानबाजी पर उतर आए हैं। दम से इतनी चूर है जैसे आदमी को सत्ता का मद हो जाता है। ये प्रवृत्ति नवरात्रि में ही दिखता है ना, नवरात्रि का संदेश भी आता है। रावणी प्रवृत्ति है और ऐसी शक्तियाँ जो अहंकार से चूर हो जाती है उसका जनता रूपी दुर्गा और शक्ति रूपी ये इसका मर्दन करते हैं। तो यही मर्दन का पर्व है। एकदम से डॉक्टर रमन सिंह जी खाली हो गए हैं। लगातार 15 साल हुकूमत किए थे, जनता के बीच में ना उनकी पैठ बची, ना उनके खुद के राजनीतिक पार्टी में उनका महत्व बचा। इसलिए वो रोज़ सोच सोच के बयानबाजी करते हैं। अहंकार को जनता ने वैसे भी मान मर्दन कर दिया है। जनता ने और दुर्गा का पक्ष है, उन्होंने कहा
तो आसुरी वृत्ति, राक्षसी वृत्ति किसकी थी? लगातार झूठ कौन बोल रहे थे? जनता को धोखा कौन दे रहे थे? वायदा खिलाफी किसके द्वारा की जा रही थी? किसानों का शोषण किसने किया? तो जहां रमन सिंह भूपेश बघेल सरकार को रावण से तुलना कर रहे हैं, वहीं अब ये जो सरकार है भूपेश बघेल की सरकार, वो किसानों को लेकर चिंतित है। हमारी सहयोगी ममता लांजेवार लगातार जुड़ी हुई हैं रायपुर से। ममता, अब जो 3 कृषि कानून थे केंद्र सरकार के, उसको तो छत्तीसगढ़ ने सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि प्रदेश में लागू नहीं होगा, और अब इसी के खिलाफ प्रदेश सरकार नया कृषि कानून बनाने जा रही है। ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है, फाइल राजभवन तक भेज दी गई है। और क्या ताजा जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस समय जो कृषि संशोधन जो कानून आए और 3 जो कानून आए केंद्र के, उसके खिलाफ सरकार जो कांग्रेस की जो सरकार कांग्रेस है वो लगातार जो है वो सड़क पर उतर रही है। और अगर हम बात करें तो इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार इस बात को लेकर इशारा कर रही थी कि जल्द जो है उसका आक्रामक रुख दिखाई देगा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू होने के पहले ही डॉक्टर रमन सिंह ने जिस तरह से बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि सरकार रावणी प्रवृत्ति पे आ गई, यानी सीधे सीधे रावण कहा। लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करें तो कृषि मंत्री जो रविंद्र चौबे है वो भी पीछे नहीं रहे, और उन्होंने वापस पलटवार करते हुए डॉक्टर एक तरह से सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में जरूर कह दिया कि डॉक्टर रमन सिंह भी जो है वो रावण की प्रवृत्ति में थे, और इसलिए जो चुनाव के जो नतीजे आए इसमें हार उनकी हुई थी। तो जाहिर तौर पर अब जो अगर हम बात करें, नवरात्रि का समय है, सामने दशहरा है, तो अब एक दूसरे को रावण बताने की जो होड़ है वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष है, दोनों के बीच में आ गई है। लेकिन इसके बीच में अगर हम बात करें तो जो विपक्ष है उसके अपने आरोप है और सत्ता पक्ष के अपने आरोप है। लेकिन इस रावण वाले बयान को लेकर अब लगता है कि यह बयान थमने का नाम नहीं लेगा। आने वाले समय में इस पर और सियासी बयानबाजी दिखाई देगी, और खासतौर पे अगर दशहरा सामने है तो देखना यह होगा कि इसके पहले और किस तरह के बयान जो है वो सामने आते हैं। जी, लेकिन अगर हम कृषि कानून की बात करते हैं ममता, तो उसमें विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ धर्मलाल कौशिक साहब कह रहे हैं कि ये जो कानून है पूरे देश के लिए है, रविंद्र चौबे साहब कह रहे हैं कि भाई हम तो ये कानून लागू ही नहीं करेंगे। तो इसमें लेकर आखिर इतनी दिक्कत क्यों है? सरकार कह रही मैं किसानों के साथ खड़ी हूं, लेकिन बीजेपी कह रही है हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। देखिए, कृषि कानून को लेकर अगर हम बात करें तो जब से तीनों बिल जो है वो तीनों कानून बने हैं, उसके बाद से लगातार कांग्रेस देख रहे थे सड़क पर उतरी थी, राजभवन तक के गए थे, राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन भी दिया था। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तीनों कानूनों को लेकर जो राज्य सरकार है उसका कहना है कि वो नहीं मानेंगी। उसी दिन राज्यपाल के पास जब गए थे तभी मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा था कि हम नहीं मानेंगे। तो हमने उनसे पूछा था कि जब केंद्र ने कानून बना दिया, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, तो कैसे संभव है? उनका कहना था कि तो कुल मिलाकर राजभवन से क्या अधिसूचना आती है, कब तक आती है, इंतजार होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि अधिसूचना 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका जानकारी देने के लिए। इधर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने कहा कि चावल से 10,000 करोड़ का एथेनॉल बनाएंगे, जिसका सबसे ज्यादा लाभ छत्तीसगढ़ को होगा। जिस पर पलटवार करते हुए राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार धान की खरीदी करती है, उसके अलावा जो बाकी धान छत्तीसगढ़ में बचता है उसकी खरीदी करने के बारे में कोई बयानबाजी कर ले तो बेहतर होता है। उनके बयान से छत्तीसगढ़ को कोई फायदा नहीं होगा। पहली बार मोदी जी की सरकार ये नीति बना ली है जिसकी सीधा लाभ चंद दिनों में छत्तीसगढ़ जैसे प्रांतों में दिखने को मिलेगा। चावल से भी हम एथेनॉल बनाने के लिए काम करेंगे और छत्तीसगढ़ के किसानों की चावल को भी हम एफसीआई के माध्यम से इस बार हमने अभी भी टेंडर निकाला है। 100 करोड़ लीटर एथेनॉल हम 2021 में खरीदेंगे। एफसीआई से जो पुराने चावल है उसी चावल को हमने खरीद के एथेनॉल बनाएंगे, जिसकी मूल्य लगभग 10,000 करोड़ रुपया होगा। और उस नीति के, ये तो शुरुआत है, उस नीति के लाभ छत्तीसगढ़ जैसे प्रांतों को मिलेगा। इस तरीके से उनकी घोषणा है, तो इसके आगे भी और घोषणा करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार जो धान की खरीदी करती है उसके अलावा जो शेष धान छत्तीसगढ़ में बचता है, वो चाहे ग्रीष्मकालीन धान हो या 15 क्विंटल लेने के बाद का किसानों का धान हो,
उसकी खरीदी करने के बारे में भी अगर वो कोई बयानबाजी कर लेते तो हमें लगता। इधर राजधानी रायपुर में नियुक्ति में लेट लतीफी को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा संचालनालय का घेराव किया और अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर इंद्रावती भवन के गेट नंबर 1 पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं होने की आशंका जाहिर की। इससे पहले भी अभ्यर्थी नियुक्ति को लेकर 2 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। अभ्यर्थी दोबारा सत्यापन कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा कि जानबूझकर नियुक्ति प्रक्रिया को विलंब किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती में हमारी बस सरकार से एक ही मांग है कि हमारी पुरानी सूची को बहाल कर दे और हमारी व्याख्याता की अंतिम निराकरण सूची और शिक्षक सहायक शिक्षक की पात्र सूची निकाले। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2019 जिसको 2 साल से सरकार और शिक्षा विभाग दोनों ने लटका के रखा है। पहले 1 साल तो गवर्नमेंट ने लटकाया, फिर कोरोना का बहाना हो गया। जब गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, आदेश जारी कर दिया, तो शिक्षा विभाग उसे जानबूझ के लटका रहा है। अभी तक सुबह 9 बजे से अभी तक 4:30-5 बजने वाले हैं, बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ तक अभी तक नहीं आया। विभाग की ओर से हम जिनसे मिलना चाहते हैं, शुक्ला बंधु से हमारी समस्याओं को रखना चाहते हैं। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन काउंसलिंग इधर शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सारी चीजें प्रक्रिया के तहत होती है। 14,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होना है। अब प्रक्रियाओं का पालन तो शासकीय तौर पे कराना आवश्यक है। केवल इसके लिए अगर थोड़ा बहुत विलम्ब हो रहा है तो मैं ऐसा समझता हूं कि जब सरकार की मंशा है, हमने फाइनेंस में अगर उसको क्लियर कर दिया है तो प्रतिभागियों को धैर्य रखना चाहिए। अब आशंका यह व्यक्त की जा रही है कि जो पात्र हैं वो चयन से बाहर न हो जाए, उनके अधिकारों का हनन न हो और आज उनके हाथ में नौकरी होनी चाहिए। इसके लिए यदि चयनित होने के बाद में उनको धरना प्रदर्शन करना पड़े तो ये दुर्भाग्यजनक प्रदेश के लिए स्थिति है। सरकार की तो शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ रही हैं रायपुर से। ममता, हम देख रहे हैं कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी धरना प्रदर्शन हो चुका था, लेकिन आज जो आश्वासन मिला है कि धैर्य रखें, जल्द ही नियुक्ति होगी, क्या इस आश्वासन के बाद शिक्षक अभ्यर्थी मानेंगे ममता? देखिए, इसके पहले भी इस तरह का आश्वासन मिल चुका है और उन्होंने प्रदर्शन किया था। सीएम हाउस के घेराव की भी पूरी तैयारी थी उनकी। लेकिन अगर हम बात करें तो ये 3 प्रदर्शन उनके हो चुके हैं और अब उनका कहना है, अभी भी उस लोक शिक्षण संचालनालय है उसके भवन के आगे बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है उसको बताया जा रहा है। उनका कहना है कि इसके पहले भी आश्वासन इसी तरह से दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तो ये स्थिति हो गई है कि पहले जो सूची सत्यापित की जा चुकी थी उस सूची को नहीं माना जा रहा है। फिर से एजुकेशन और ट्राइबल दो में अलग अलग करके फिर सूची बनाने की बात कही जा रही है। तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसे में जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो पहले से जो ये मान के चले थे कि अब सीधे उनको नियुक्ति मिलने वाली है, और अगर उनके साथ ये तो नहीं है कि कोई खेल किया जाए और अंदर से कोई चीज ऐसी की जा रही है ताकि जो है अपने लोगों को बिठाया जा सके, ऐसा उनका आरोप है। इसको लेकर पूरा जो है फिर से नियम बिल्कुल देखा जा रहा है कि जो जिस तरह से कृषि मंत्री ने कहा कि धैर्य रखिए, लगता नहीं ममता की इस बात से, इस आश्वासन से शिक्षक अभ्यर्थी मानने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर सांसद सुनील सोनी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सांसद ने पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये जानकारी साझा की। 2 दिन विजय बघेल के अनशन स्थल पर भी गए थे सांसद साहब। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के साथ एक ही फ्लाइट में दिल्ली से आए थे रायपुर। सुनील सोनी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो भी अपना टेस्ट करवा लें। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी साझा की। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।